हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिशा अकेडमी अतरौलिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है जो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस या 66 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है शरीर का वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार हुआ है तो उसका टेम्परेचर दोस्तों 100 डिग्री से ऊपर फ़ारेनहाइट में होता है या 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, तो उसको फीवर माना जाता है। दोस्तों, एक जानकारी के लिए बता दें, अगर तापमान सामान्य से कम होता है तो हाइपोथर्मिया नामक बीमारी होती है, जो एक खतरनाक बीमारी, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ये हाइपोथर्मिया नामक बीमारी होती है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों? वायु से गुब्बारे को ऊपर उठाने को बल मिलता है, गुब्बारा भारहीन हो जाता है, हीलियम का घनत्व तो वायु से कम होता है, या हीलियम गुब्बारे के नीचे वायु को हटा देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हीलियम का जो घनत्व है वायु से कम होता है। दोस्तों, जो हीलियम का घनत्व क्या होता है दोस्तों? किसी भी ठोस वस्तु के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो अगर पास पास होते हैं तो ज़्यादा घनत्व होता है। अगर दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु दूर दूर होते हैं, तो उसका घनत्व कम होता है। तो हीलियम का घनत्व जो है वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए जो है वह हवा में उड़ने लगता है। दोस्तों, हीलियम के बारे में बता दें, हीलियम एक अक्रिय गैस है जिसे नोबेल गैस कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान, ये सब उत्कृष्ट गैस होते हैं जो आवर्त श्रेणी में हम इसको शून्य वर्ग में रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, क्या नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, गतिशीलता का नियम। तो दोस्तों, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। पहला नियम उनका था किसी भी वस्तु पर अगर हम बाह्य बल लगाते हैं तो गतिशील होती है, यानी अगर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह अपनी अवस्था स्थिर अवस्था में रहती है। दूसरा था F बराबर ma, बल बराबर त्वरण गुणे द्रव्यमान, और तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चौथा क्वेश्चन दोस्तों है, डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यौगिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों, डायनमो जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराता है, यानी AC करंट देता है, जो यहाँ पर यौगिक ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर सेल बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से, गैलीनियम से, जर्मेनियम से, या सिलिकॉन गैलीनियम दोनों से। तो दोस्तों, सोलर जो पैनल बनाए जाते हैं, सोलर पैनल्स प्योर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन के साथ दोस्तों सीजियम धातु के अर्धचालक P अर्धचालक और Pn अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, सोलर पैनल में चांदी का भी प्रयोग होता है। छठवां क्वेश्चन है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब कैसा होता है? घटता है, बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या घनत्व पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब जो है वो बढ़ता है। दोस्तों, द्रव का दाब जो है प्रेशर होता है, आप जानते हैं प्रेशर का एक फार्मूला होता है, रो बराबर mgh, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, यानी ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? एनीमोमीटर दोस्तों ये एक यांत्रिक है जो मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में ये जानकारी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये हवा की गति और दिशा दोनों को मापने का कार्य करता है। और तो यहाँ ऑप्शन में आपका हो जाएगा सही पवन की दिशा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए पवन की दिशा और इसके साथ गति को भी मापने का कार्य करता है। एक यंत्र और होता है दोस्तों, एरोमीटर। कई बार ये भी पूछा गया, एरोमीटर का काम क्या होता है? हवा का एक घनत्व मापता है दोस्तों। ये क्या मापता है? हवा का घनत्व मापता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है? प्रत्यावर्ती धारा मीन्स दोस्तों AC, दृष्ट धारा का मतलब होता है DC, डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों, ऐसे कौन सा यंत्र है जो AC को DC में बदलता है? तो दृष्टिकारी यंत्र होता है दोस्तों, दृष्टिकारी यंत्र होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, सदिश राशि नहीं है। संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। दोस्तों, सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है।
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ संवेग भी सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि दाब बढ़ाने पर जो बर्फ़ का गलनांक है वो घटता है। दाब बढ़ाने पर अगर अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो उसमें तेज़ी आ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोस्तों हाफ mv² होता है, m बराबर होता है द्रव्यमान, v वेलोसिटी यानी गति होती है। तो जब हम कोई दाब बढ़ाते हैं तो उनके अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो तेज हो जाती है, अर्थात गलनांक अगर पूछा जाए तो गलनांक घटता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? सतही तनाव के कारण होती हैं, वर्षा जल की श्यानता के कारण होती हैं, या वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण होती हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों वर्षा की जो बूंदें होती हैं आप लोग जानते हैं ये पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, सरफेस टेंशन के कारण होती हैं। जब दो अणुओं के मध्य लगने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। जब वो कमज़ोर होते हैं तो उनके बाहरी सतह पर जो अणु का स्ट्रक्चर वो गोलाकार हो जाता है। तो इस प्रकार की फिनोमेना बूंदों को गोलाकार बना देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, कहाँ अधिकतम होती है? वायु में, निर्वात में, जल में, ठोस में। तो दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ठोस में होती है। अगर उसमें भी, ठोस में भी अगर आपसे पूछा जाए, हीरा में सबसे ज़्यादा होती है, स्टील में होती है, हवा में। तो दोस्तों हीरा में अगर मैं बता दूँ तो 12,000 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। अगर स्टील की बात करता हूँ तो 5,100 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं ग्रेनाइट की बात करता हूँ तो दोस्तों 6,000 मीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, यानी हवा में। तो हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। ध्वनि की चाल ऊंचाई और तापमान दोनों पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? स्त्रियों की ध्वनि का तारकत्व अधिक होता है, या स्त्रियों के ध्वनि का तारकत्व कम होता है, या स्त्रियों के ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, या स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है? तो दोस्तों ये जो है स्त्रियों की ध्वनि की तारकत्व अधिक होने के कारण जो है ऐसा इनकी आवाज़ें जो है वो पतली होती हैं। अगर मैं बता दूं 28 से 30% जो वोकल कार्ड्स होता है वो पतला होता है एज ए कंपेयर पुरुषों की महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, वायु में ध्वनि की चाल, अभी मैंने जैसा पिछली क्वेश्चन में जिक्र किया है, तो कितना होता है दोस्तों? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथन कम ताप पर होता है, दाब स्थिर रहता है, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ऐसा होता है क्वथन अधिक ताप पर होने के कारण, यानी क्वथनांक जब है अधिक ताप पर होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट पर, तो क्वथनांक उसका ज़्यादा हो जाता है, जिससे वह जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठोस कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों जब कोई भी ठोस डायरेक्ट वाष्प में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ठोस कपूर को सीधे वाष्प में बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, कपूर के साथ अगर हम KCl को मिक्सर को अलग करना है तो किस विधि से करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन से हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और प्रकाश का प्रकीर्णन, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? तो दोस्तों ऐसी घटनाएं जब मरीचिका जैसी होती है, यानी जब सड़कों पर आप चलते हैं तो जैसे लगता है गर्मियों के मौसम में कि आपके सामने पानी पानी पूरा चारों तरफ है, तो ऐसी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण यानी जो फैलाव होता है वो किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जल वाष्प के कारण, धूल कण के, या हीलियम के कारण? तो जो वायुमंडल में प्रकाश जो चारों तरफ फैल जाता है वो धूल के कणों के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी चुंबक का गुण किस पदार्थ में होता है? तो दोस्तों सोडियम भी चुंबकीय है, एल्युमिनियम भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ऑप्शन बन जाएगा ये सभी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम में के केंद्र बिंदु पर यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और ये ड्यूटोरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है इसमें हाइड्रोजन बम बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। नमस्कार।